अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक ही गांव में 15-16 दिन के वक्फे से नकबजनी की 2 वारदातों ने उसको परेशान कर दिया। वो इलाका डकैती की वारदातों के लिए मशहूर था, लेकिन नकबजनी बहुत कम होती थी। नकबजनी की बाबत आप जानते होंगे कि मकान के पिछवाड़े की दीवार में ज़मीन के साथ इतना बड़ा सुराख किया जाता है जिसमें से एक आदमी लेटकर गुजर सकता है और इसमें से एक बड़े साइज का ट्रंक बाहर निकाला जा सकता है। आपको ये भी मालूम होगा कि नकबजनी की वारदात घर भेदी के बगैर नहीं की जा सकती। घर भेदी डाकुओं को बताता है कि ट्रंक फला कमरे में रखे हुए हैं। डाकू नकब लगाकर सीधे उस कमरे में पहुंचते हैं और ट्रंक उठाकर दीवार के सुराख में से बाहर ले आते हैं। आजकल नकबजनी का तरीका वारदात कहीं भी देखने में नहीं आता। इसकी वजह यह है कि मुजरिमों को इलाके की पुलिस की मदद हासिल होती है। एक वजह यह भी है कि आजकल के पिस्टल, स्टीन गन वगैरह जैसे हथियार आम हो गए हैं। दिन के वक्त भी डाकू किसी घर में जा घुसते हैं और पिस्टल, स्टीन गन या क्लाशिनकोव की नाली पर घर वालों से चाबियां और रहनुमाई हासिल कर लेते हैं। इतनी सहूलतें हासिल हों तो नकब लगाने की तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है। नकबजनी माहिरों का काम था। बाज़ तजर्बेकार डाकू भी नकब नहीं लगा सकते थे। नकबजनी की एक वारदात मेरे थाने में ज़ेरे तफ्तीश थी। मेरे पास इस वारदात का सिर्फ ये सुराग था कि मुलजिम अपने खुरे पीछे छोड़ गए थे। 15-16 दिनों बाद इसी गांव में नकबजनी की एक और वारदात की रिपोर्ट आ गई। मैं जब मौके पर पहुंचा तो खोजी ने सबसे पहले जो बात बताई वो ये थी कि वो खुरे उन्हीं मुलजिमों के हैं जिन्होंने पहले वारदात की थी। मैंने नकब लगी हुई देखी। देहाती इलाकों में उस ज़माने में अक्सर खुशहाल लोगों के मकान भी कच्चे होते थे। पक्के मकान यानी ईंटों के बने हुए उन जमींदारों के होते थे जिनको आप दौलतमंद जमींदार कह सकते हैं, या हिंदू साहूकारों के मकान पक्के होते थे। ये दोनों मकान जिनमें नकब लगी थी ईंटों के बने हुए थे। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोनों ख़ानदान बहुत अमीर थे। मैं अब दूसरे मकान में लगी हुई नकब बहुत गौर से देख रहा था और उसको पहली यानी दूसरा मकान वाली नकब के साथ मिला रहा था। मैंने देखा कि दोनों सुराख या इसको शगाफ कह लें, एक जैसे थे। मैं आपको तफसीलात नहीं समझा सकता, ये तजर्बाकार निगाहों का काम है। आम लोगों की निगाहों में हर नकब एक जैसी होती है। दूसरी नकब को मज़ीद गौर से देखने की ज़रूरत तो नहीं थी। ये तो खुरों से पता लग गया था कि दोनों वारदातों के मुलजिम एक हैं। दोनों वारदातों में सिर्फ एक एक ट्रंक गया था। दोनों ट्रंकों में दोनों घरों की एक एक लड़की का जेवर था, रकम भी थी और रेशमी कपड़े थे। दोनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। ये उनका जेवर और कपड़े थे। दोनों वारदातों में ऐसे ही हुआ कि डाकू नकब लगाकर अंदर आए और उन ट्रंकों के ऊपर रखे हुए ट्रंक और सूटकेस उतार कर नीचे रखे और माल वाले ट्रंक उठाकर ले गए। नकब, डकैती, सिरके की तफ्तीश और सुराग रसानी बहुत ही मुश्किल होती है। ये वारदातें पेशावर किया करते थे, इसलिए पेशावरों को ही शामिल तफ्तीश किया जाता है और उनसे पूछगछ का दूसरा बल्कि तीसरा तरीका इख्तियार किया जाता है, जिसको थर्ड डिग्री कहते हैं, यानी ईज़ा रसानी। मुखबिरों से भी काम लिया जाता है। मदद सिर्फ उन मुखबिरों से मिलती है जो खुद जुराइम पेशा होते हैं, मगर उनसे सुराग लेना भी मुश्किल होता था। इस मुश्किल की वजह ये थी कि ये लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देते थे। जब पहली वारदात हुई थी मेरे थाने में हर वक्त रौनक लगी रहती थी। सारे इलाके के मुश्तबा लोगों को थाने बुलाया जाता था। इनमें से 3-4 आदमी हर वक्त थाने में मौजूद रहते और इनसे पूछगछ का सिलसिला जारी रहता था। रात को इनकी चीखों पुकार थाने के अहाते के बाहर तक सुनाई देती थी। मेरे थाने के इलाके में 3 मशहूर नकबजन थे और तीनों सजा याफ्ता थे। उनको मैंने दूसरी वारदात हो जाने तक थाने में बिठाया हुआ था। दूसरी वारदात हो गई तो ये तीनों बारी बारी और बार बार मुझको कहने लगे कि हम थाने में हैं और वारदात हो गई है, अब बताएं कि ये किसकी है। मैं खुद परेशान हो गया कि नकबजनी के उस्ताद तो मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने इन तीनों को अलग अलग करके इस सवाल पर फेटी लगानी शुरू कर दी कि मुझको ये बताओ कि तुम्हारे कौन कौन से शागिर्द हैं जिन्होंने ये काम जारी रखा हुआ है। वो इनकार करते रहे। किस्सा मुख्तसर ये कि पहली वारदात का ज़रा सा भी खुरा खोज नहीं मिला था।
कि दूसरी वारदात हो गई। इन सब पेशावरों में से किसी ने भी इकबाल ना किया था, न मेरी मदद की थी। दूसरी वारदात की तफ्तीश भी ऐसे ही होती थी, लेकिन मैं नाकाम हो चुका था। मुलजिम न मिलने की एक वजह यह भी हो सकती थी कि नकबजन किसी दूसरे इलाके से आए थे और उनका घर भेदी पहले से यहाँ मौजूद था। लेकिन ये सवाल पैदा हुआ कि क्या दोनों घरों में एक ही घर का भेदी था या वो दो थे। मैंने दोनों घरों के नौकर और उनके घरों में थोड़े थोड़े वक्त के वास्ते काम करने वालों को भी थाने बुलाया हुआ था। अब मुझको बहुत गहरा उतरने की ज़रूरत थी। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि डाकुओं को घर भेदी के रहनुमाई हासिल थी। अगर ऐसा ना होता तो डाकू सिर्फ एक एक ट्रक बमे ताले यानी मुकफ्फल लेकर ना जाते। दोनों घरों में से एक एक से ज़ायद ट्रंक गायब होते और कहीं ना कहीं रास्ते में ऐसे ट्रंक पड़े हुए मिल जाते जो उनके काम के नहीं होते थे। ये भी देखा गया है कि ट्रंकों वाले खुरों में मर्द नौकर नहीं जाया करते थे और घरों की औरतें किसी को पता नहीं चलने दिया करती थी कि वो जेवर और रकम कहाँ रखते हैं। नौकरानियां ट्रंकों वाले कमरे तक जाती हैं। घर की औरतें उनसे मोहतात रहती हैं, लेकिन घरों में काम करने वाली औरतें इंतहाई चालाक और होशियार होती हैं कि वो बड़े बड़े घरों की औरतों के साथ सहेलियों जैसी बेतकल्लुफ़ी पैदा कर लेती हैं और उनकी राजदार भी बन जाती हैं। मैंने गांव की ऐसी 3 औरतों को थाने में बिठाया हुआ था, लेकिन वो हाथ जोड़ने, मन्नतें करने और रोने के सिवा कोई जवाब नहीं देती थी। इनमें से एक औरत पर मुझको शक था। मैंने औरतों पर अभी तशद्दुद शुरू नहीं किया था। अब एक की बजाय एक ही जैसी दोनों वारदातों की तफ्तीश इकट्ठी शुरू हो गई। मैं आपको सारी तफसील और बारीकियां नहीं सुना रहा। आप ये समझ लें कि उन तमाम मुश्तबों से 15-20 रोज़ झक-झक करके और अपना मगज़ खपा कर मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि मेरे मुलजिम इनमें नहीं। तफ्तीश की दूसरी लाइन ये हो सकती थी कि मैं दोनों घरों के अफराद पर ही शक करूं। पढ़ने वालों को ये बात अजीब लगेगी कि घर के किसी फर्द ने ही अपना मालो दौलत लुटवा दिया होगा। जनाब अहमद यार खान और मैंने ऐसी कहानियां सुनाई हैं जिनमें नकबजनी और डकैती अपने घरों में घर के अफराद ने ही करवाई थी। इन अफराद में जवान लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी। पुलिस की निगाह में ऐसी वारदातें अजूबा नहीं समझी जाती। दोनों घरों से जो माल गया वो लड़कियों का जहेज था। ऐसी वारदातें मेरे सामने आ चुकी थी कि किसी घर की लड़की किसी और के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन किसी और के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। इत्तेफाक से लड़की गैर मामूली तौर पर मजबूत दिल गुर्दे वाली हुई और घर वालों ने उस पर तशद्दुद भी किया, तो उसने इंतकाम इस तरह लिया कि अपने ही घर अपने ही पसंद के आदमी के ज़रिए डकैती की वारदात करा दी। मेरे हाथ में इन घरों की 3 नौकरानियां थीं। मुझको इन दोनों घरों की लड़कियों की बाबत जुमला मालूमात मिल सकती थीं। 2 औरतों ने कोई ख़ास बात न बताई। मैंने जब उन पर थानेदारी का दबाव डाला तो वो मिन्नतें करने लगी कि उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो उनके मालिक उनको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों ख़ानदान रुपए पैसे वाले थे। मुझको ये भी पता लग गया था कि इन दोनों ख़ानदानों की अखलाकी हालत ऐसी नहीं थी कि इनकी तारीफ़ की जाती, लेकिन उनका अखलाक इतना बुरा भी नहीं था कि मैं उनको बदनाम लोग कहता। इन 2 औरतों ने मेरे रोब में आकर दूसरी वारदात वाले घर की लड़की की बाबत कुछ शक ज़ाहिर किया। वो कहने लगी कि उसमें शर्म और हया है ही नहीं। मैंने उनसे मज़ीद तहकीक की तो वो मुझको कोई जवाब न दे सकी। दोनों ने ये ज़रूर कहा कि ये लड़की किसी न किसी के साथ अच्छे या बुरे तरीके से फंसी हुई है। मैंने तीसरी औरत को बुलाया। उसकी बाबत मैंने आपको बताया है कि चालाक और होशियार औरत थी। उसके चेहरे में और रंगो रोगन में और जिस्म की बनावट में एक ख़ास कशिश थी। उसकी उम्र 30-32 साल होगी। मैंने उसकी आंखों से, अंदाज से और बात करने के तरीके से समझ लिया कि ये औरत पुलिस की तफ्तीश में बहुत मदद करने वाली है। जिस्म और बातों से फुर्तीली लगती थी और उसका नाम बरकत था। थानेदार जी, उसने मेरे पास आते ही मुझसे सवाल किया, आपने मुझको और इन 2 गरीब औरतों को इतने दिनों से क्यों बिठाया हुआ है? क्या ये सन यानी नकब मैंने लगाई है? कुछ खुदा का खौफ करो। उसकी इस बेतकल्लुफ़ी से मुझको इत्मीनान हुआ कि कोई गड़बड़ वाली बात हुई तो वो मुझको ज़रूर बता देगी। बरकते, मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें यहाँ दोनों वक्त रोटी नहीं मिलती? क्या करनी है ये रोटी जिसके साथ बेइज्जती भी हो? उसने कहा, अगर मुझको रोटी खिलाने का शौक है तो थाने में या अपने घर में मुझको नौकरानी रख लें। तुम रोटी की बात करती हो? मैंने कहा, नकद इनाम दिलाऊंगा। किस काम का?
इनाम इस बात का कि मैं जो कुछ पूछूं वो बिल्कुल सही बताना। मैंने कहा, मैं जानता हूँ बरकतें, तुमको सब मालूम है। जिन 2 लड़कियों के जेवर और कपड़े चोरी हो गए हैं, वो लड़कियाँ चाल चलन की कैसी हैं? क्या ये खुश हैं कि इनकी शादी हो रही है? मैंने बरकतें को अच्छी तरह समझाया कि मैं क्या मालूम करना चाहता हूँ। पहली वारदात वाले घर की बाबत बरकतें ने साफ रिपोर्ट दी और उसने ये भी बताया कि लड़की को यही लड़का और यही घर पसंद है जहाँ उसकी शादी हो रही है। दूसरी लड़की की रिपोर्ट शक वाली थी। उस लड़की का नाम फातिमा था। हस्ती ज़्यादा है, बरकतें ने बताया, और छेड़छाड़ हर किसी के साथ करती है। मर्दों से ज़रा सा भी नहीं शर्माती। मुझको एक बात बताओ बरकतें, मैंने पूछा, क्या इस लड़की को किसी ऐसे आदमी के साथ दोस्ती रखी हुई है जिसके साथ वो शादी करना चाहती है? थानेदार जी, बरकतें ने कहा, आपको मेरे खिलाफ कोई दुश्मनी है? आप उससे सच्ची बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि गांव के चौधरियों के घरों की बातें जाहिर कर देने की मुझे क्या सज़ा मिलेगी। मैंने उसको यकीन दिलाया कि ये किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसने मुझको कुछ बताया है। उसने ये इंकिशाफ किया कि फातिमा के ताल्लुकात एक आदमी के साथ हैं जिसकी उम्र 23-24 साल थी। उसका नाम मुश्ताक या इश्तियाक था। मैं उसको मुश्ताक लिखूंगा। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। उनके दरमियान बरकतें राब्ते का काम करती थी। फातिमा ने बरकतें को कई बार बताया था कि वो मुश्ताक के सिवा किसी और को कबूल नहीं करेगी। बरकतें को मालूम नहीं था कि इन दोनों की मोहब्बत पाकीज़ा थी या कैसी थी। उसने मुझको बताया कि वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो गए हैं। लेकिन फातिमा की शादी हो रही है, मैंने कहा। अभी दिन मुकर्रर नहीं हुआ, बरकतें ने जवाब दिया। फातिमा मान ही नहीं रही। देहात में इतनी आज़ादी तो लड़कियों को आज भी हासिल नहीं कि शादी के मामले में माँ बाप की पसंद को कबूल ना करें। उस ज़माने में तो कोशिश ये होती थी कि लड़की को पता ही ना लगे कि उसकी शादी किसके साथ की जा रही है। ये अलग बात है कि लड़कियों को पता लग जाता था। वो अपने मंगेतर की माँ या बाप का नाम भी अपनी ज़बान पर नहीं लाती थी। मोहब्बत खा पाक हो, इतना बड़ा जुर्म समझा जाता था कि उसकी सज़ा मौत भी हो सकती थी। फातिमा के ख़ानदान जैसे अमीर ज़मींदार ख़ानदानों में काबिल एतराज़ ताल्लुकात भी चलते थे, लेकिन लड़कियों को अपनी पसंद की फिर भी इजाज़त नहीं थी। फातिमा की बाबत बरकतें ने बताया कि उसको बाप और बड़े भाई ने बहुत मारा पीटा था। क्या फातिमा ने उनको बताया था कि वो मुश्ताक को चाहती है? बता चुकी है, बरकतें ने जवाब दिया। ना बताती तो भी सबको पता था। मुश्ताक को किसी ने कुछ नहीं कहा? कहा क्यों नहीं? बरकतें ने कहा, मुश्ताक इनकी बिरादरी का लड़का है। उसको और उसके माँ बाप ने घर से निकाल देने की धमकी दी थी और खून खराबा होते होते रहा था। फातिमा अपनी सहेलियों को या अपनी किसी सबसे ज़्यादा अजीज सहेली को बताती तो होगी कि अब वो क्या करेगी? मैंने कहा, सारे गांव की लड़कियां उसकी सहेलियां हैं, बरकतें ने बताया, लेकिन वो दिल की राज की बातें सिर्फ मेरे साथ किया करती है। वो साफ कहती है कि मैं मुश्ताक के साथ घर से भाग जाऊंगी। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मुश्ताक क्या कहता है? मैंने पूछा। क्या वो इतना दिलेर है कि फातिमा को घर से भगाकर कहीं ले जाए? थानेदार जी, बरकतें ने कहा, आप दिलेरी की बात करते हैं? वो तो जैसे अपने बाप का है ही नहीं। सख्त लड़का और दिलेर जवान है। उसके जिस्म में घोड़े जैसी ताकत है। वो तो फातिमा को उठाकर ले जाए। ये दिलकश औरत, जिसका नाम बरकत था और पेशा ऊंचे घरानों में नौकरी चाकरी और खिदमत गुजारी था, मुझको मुलजिमों के करीब ले गई थी। मैंने उससे और भी कई बातें पूछी, लेकिन जो मैं मालूम करना चाहता था वो बात उसके मुंह से ना निकली। वो बहुत नीची सतह की औरत थी। मैं उससे ये राय नहीं लेना चाहता था कि मुश्ताक ने फातिमा की रजामंदी से उसके घर में नकबजनी की वारदात की है या करवाई है। ये पता लगाने के वास्ते मेरे पास दूसरे जरिए मौजूद थे। मैंने फातिमा को सख्ती से कहा कि मेरे साथ उसकी जो बातें हुई हैं, इनका वो किसी के साथ जिक्र ना करे। मुझको ये इत्मीनान हो रहा था कि मैंने दूसरी वारदात का सुराग लगा लिया है तो पहली वारदात के मुलजिम भी पकड़े ही जाएंगे। इस वास्ते कि दोनों वारदातों के मौक़ों पर खुरे एक जैसे ही थे। देहात में तो 90% खुरे एक ही जैसे होते थे। सब एक ही किस्म की देसी जूती पहनते थे, फिर भी खोजी इनमें फ़र्क मालूम कर लेते थे। लेकिन वारदातों वाले खुरे में एक खुरा बिल्कुल अलग थलग था। ये देसी जूती का नहीं था, ये शूज़ का था या गुरगाबी का। इससे ये ज़ाहिर होता था कि मुलजिम शौकीन मिजाज है। उससे यह अंदाज़ा भी होता था कि ये बड़े पैमाने की वारदातें करने वाला आदमी है। देहात में गुरगाबी खुशहाली की अलामत थी।
मैंने पहली वारदात की तफ्तीश में नंबरदार, झीलदार वगैरह की मदद ली थी, लेकिन उस वक्त मेरे सामने कोई वाज़ेह लाइन नहीं थी। अब बरकत ने एक बड़ी साफ लाइन दे दी थी। एक मुश्किल ये थी कि नंबरदार भी उसी बिरादरी का था और झीलदार भी। दो सफ़ेद पोश थे, उनका ताल्लुक भी उसी बिरादरी के साथ था। मैंने नंबरदार को अपने पास बिठाया। फातिमा के घर के साथ तुम्हारा कोई खून का रिश्ता है? मैंने उससे पूछा। जी हाँ, उसने जवाब दिया। रिश्ता खून का है, लेकिन ज़रा दूर का है। आपने फातिमा का नाम क्यों लिया है? देखो चौधरी, मैंने कहा, तुम्हारा रिश्ता है या नहीं, इस वक्त तुम इस खानदान के नहीं बल्कि सरकार के आदमी हो। मैं जो पूछूं वो बिल्कुल ठीक बताना। तुम जानते हो कि तफ्तीश किस तरह होती है। मैंने गांव के बहुत से लोगों से बहुत सी बातें मालूम करनी हैं। अगर मुझको पता चल गया कि तुमने कोई बात छुपाई है तो अपनी सज़ा सोच लो। मैं तुम्हारी नंबरदारी नहीं रहने दूंगा। वहम न करे सरकार, उसने खुशामदी लहजे में कहा। अब पूछें तो सही, फातिमा के बारे में क्या कहते हो? मैं उसको पागल तो नहीं कहता सरकार, नंबरदार ने जवाब दिया, लेकिन उसका दिमाग सही मालूम नहीं होता। लोग कहते हैं कि इस लड़की में शर्म व हया है ही नहीं। असली बात यह है सरकार कि वो जानती ही नहीं कि शर्म व हया किसे कहते हैं। मैं आपको लंबी चौड़ी तफसील नहीं सुना रहा, नंबरदार ने जब फातिमा के बारे में और उसकी आदतें और हरकतें बयान की तो मेरी राय भी यही हो गई कि लड़की का दिमाग या तो बिल्कुल सही नहीं है या मुश्ताक की मोहब्बत और माँ बाप की मार पिटाई ने इसका दिमाग सही नहीं रहने दिया। लेकिन नंबरदार कहता था कि लड़कपन में भी फातिमा की जहनी हालत ऐसी ही थी। मैंने नंबरदार से फातिमा और मुश्ताक के ताल्लुकात या मोहब्बत की बाबत पूछा। ये लड़का ठीक ठाक है सरकार, उसने कहा, लेकिन हट का इतना पक्का और ढीठ है कि जहाँ उसका दिमाग अटक गया वहाँ सारे गांव का मुकाबला करेगा और हटेगा नहीं। फातिमा के साथ उसका ताल्लुक बड़ा गहरा है और इसी ताल्लुक ने उसको और ज़्यादा ढीठ और बेवकूफ़ बनाया हुआ है। चौधरी मेहरदीन, मैंने कहा, तुम उम्र रसीदा और सियाने आदमी हो। फातिमा और मुश्ताक नादान उम्र में है। तुम कहते हो कि फातिमा का दिमाग सही नहीं और मुश्ताक का दिमाग उसकी मोहब्बत में सही नहीं रहा। अगर मैं ये कहूँ कि फातिमा और मुश्ताक गांव से भाग जाना चाहते हैं और ये उनका पक्का इरादा है और दोनों ने मिलकर फातिमा की शादी का बनाया हुआ जेवर और उसके कपड़े चोरी किए हैं, तो तुम क्या कहोगे? सच पूछे सरकार, नंबरदार ने कहा, तो मैं कहूँगा कि मुश्ताक इससे ज़्यादा खतरनाक काम कर सकता है, लेकिन बगैर सबूत के मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन सरकार, ज़रा इस पर गौर करें कि फातिमा अपना जेवर और अपने कपड़े गायब कराना चाहती तो वह आसानी से जेवर और रकम और 2-3 जोड़े कपड़े छोटी सी गठरी में बांधकर गायब कर सकती थी। नकब लगाने की मुसीबत सर लेने की ज़रूरत क्या थी? नकब शक डालने के लिए लगवाई गई है कि मुलजिम बाहर के आदमी हैं। मैंने कहा, मुश्ताक की यारी किसी चोर या डाकू के साथ होगी। वो तो है, नंबरदार ने कहा, इसकी यारी किसी शरीफ आदमी के साथ है ही नहीं। उसके सब यार बदमाश हैं, जिनमें 2 10 नंबरिए भी हैंगे। उनके नाम लो, मैंने कहा, और ये बताओ कि उनमें कोई ऐसा भी है जो चोरी डकैती की वारदातें करता हो। उसने 2 नाम बताए। मैंने उनकी बाबत तफसील पूछी तो पता चला कि उन्होंने नकबजनी जैसा बड़ा जुर्म कभी नहीं किया और शायद उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी। फिर भी मैंने उनके नाम लिख लिए। नंबरदार को मैंने कहा कि मुश्ताक को और दोनों आदमियों को तफ्तीश के वास्ते हाजिर करे। मैंने उसको बड़ी सख्ती से कहा कि वो किसी को ना बताए कि मेरी उसके साथ क्या बातें हुई हैं। नंबरदार के जाने के बाद मैंने झीलदार को बुलाया। ये शख्स नंबरदार की निस्बत कुछ ज़्यादा अकल वाला था और वैसे भी मुअज़्ज़िज़ आदमी था। उसके साथ भी मेरी वही बातें हुई जो नंबरदार के साथ हुई थी। उसने फातिमा और मुश्ताक के चाल चलन, आदतों और उनके आपस के ताल्लुकात की बाबत वही बातें कहीं जो नंबरदार कर चुका था। ये झीलदार इसी बिरादरी का फ़र्द था, लेकिन सरकार के साथ इसकी वफादारी ज़्यादा थी। बातों बातों में उसने 1-2 बातें फालतू बता दी। मुश्ताक और फातिमा की शादी हो सकती थी, झीलदार ने कहा, लेकिन मुश्ताक के वालिदैन ने फातिमा का रिश्ता मांगा ही नहीं। वजह यह है कि फातिमा देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन बचपन से ही उसको कोई जहनी आर्जा है। कभी घर में मातम हो तो फातिमा के वालिदैन उसको मातम वाले घर में नहीं जाने देते। ये लड़की मैयत के पास खड़े होकर भी हंस पड़ती है। मुश्ताक के वालिदैन इस किस्म की लड़की को बहू बनाकर अपने घर नहीं ला सकते थे। अब भी तो उसकी शादी किसी के साथ हो रही है। मैंने कहा, क्या लड़के वाले उसको नहीं जानते? जानते हैं जी, झीलदार ने जवाब दिया,
ये साथ वाले गांव के रहने वाले हैं, हमारी बिरादरी का घराना है, लेकिन ज़रा कमज़ोर लोग हैं और लड़का भी जिस्मानी तौर पे ज़रा नुक्सदार है। एक टांग खींचकर चलता है और चेहरे मोहरे से भी कोई ख़ास नहीं। बिरादरी से उसको यही रिश्ता मिल सकता था। मैंने उससे भी राय पूछी कि ये कहाँ तक मुमकिन है कि मुश्ताक और फातिमा ने यह वारदात खुद ही कराई है। उसने भी नंबरदार जैसा जवाब दिया। फातिमा चाल चलन की कैसी है? कुछ न पूछो जनाब, जेलदार ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। जो लड़की अपने नौकर के साथ लगी रही है उसका चाल चलन क्या पूछते हो? आप लोगों ने रोका नहीं? सिर्फ रोका ही नहीं, उसने जवाब दिया, उसकी हड्डियां तोड़कर गांव से निकाला था। वो था तो नौकर, लेकिन मुश्ताक जैसा खूबसूरत जवान था और वो अपने आप को नौकर समझता भी नहीं था। छोटी जात का आदमी बड़ी जातों के कान कुतरता था। उसकी वजह यह थी कि वो फातिमा के बाप का खास आदमी था। जेलदार ने जब इस नौकर की बाबत छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें बताने शुरू की तो मुझको ख्याल आया कि ये नौकर भी मेरा इतना ही मुश्तबा है जितना मुश्ताक है। मुझको बताया गया कि उसका याराना मशकूक और नामी गिरामी बदमाशों और डकैतों के साथ भी था। इस तरह और भी बहुत सी बातें बताईं तो मैंने जेलदार से पूछा कि वो अब कहाँ हैं और उसको यहाँ से निकले हुए कितना अरसा हो गया है। उसको यहाँ से निकले हुए 2-2.5 महीने हुए हैं, जेलदार ने जवाब दिया, और एक गांव का नाम लेकर उसने कहा कि वो वहाँ रहता है। और जनाब, पर्दे की बात है कि उसको किसी खानका या मेले पर फातिमा के साथ देखा गया था। क्या मुश्ताक को मालूम नहीं? मैं कुछ कह नहीं सकता जनाब, जेलदार ने कहा। यह भी तो बेवकूफ़ आदमी है, शायद इसी पर खुश होगा कि लड़की उसको मिल गई है। मैंने इस नौकर को बुलाने का इंतज़ाम कर दिया। उसके खिलाफ शक की एक वजह यह भी थी कि उसको बहुत बुरी तरह मार पीट कर घर से ही नहीं गांव से भी निकाल दिया गया था। दोनों सफ़ेद पेशों ने भी यही बातें बताईं जो नंबरदार और झीलदार बता चुके थे। मुझको शामिल तफ्तीश करने के वास्ते जिन लोगों की ज़रूरत थी उन सबको थाने चलने को कहा। इनमें मुश्ताक भी था, जिसने आते ही मुझसे पूछा कि मैंने उसको क्यों बुलाया है। मुझको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है मुश्ताक, मैंने एक ऐसे लहजे में कहा जैसे मैं उसकी मदद के बगैर तफ्तीश में एक कदम नहीं चल सकूंगा। वो इतना खोखला आदमी था कि खुश हो गया और उसने सर ज़रा और ऊंचा कर लिया। मैं थाने में आ गया। मुझको यह ख्याल भी आता था कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। अगर दूसरी यानी फातिमा के घर वाली नकबजनी फातिमा और मुश्ताक ने कराई है तो पहली वारदात किसकी है? मैं अपने आप को इस ख्याल से तसल्ली देता था कि पहली वारदात पेशावर नकबजनों ने की है और दूसरी वारदात इन्हीं से कराई गई है और मुश्ताक की इनके साथ दोस्ती होगी। मैंने अभी एक और मुश्तबा किरदार को नहीं बुलाया था और ये थी फातिमा। मैं जब थाने पहुंचा उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था। मैं फातिमा को रात के वक्त बुलाना अच्छा नहीं समझता था। मैं अपने घर चला गया, मुश्तबों को थाने में बिठाए रखा। मैं खाना खाकर सो गया। जब आँख खुली तो घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे थे। मैं थाने में आया। फातिमा के घर का नौकर भी आ गया था। उसको देखकर मुझको यकीन नहीं आता था कि ये किसी घर का नौकर है। मैंने उसको अपने दफ्तर में बुलाकर बिठा लिया। उसका नाम गालिबन अलफ दीन था और अलफ के नाम से वो मशहूर था। उसको थाने में बुलाया गया था, इस वजह से वो बेहतरीन कपड़े पहनकर आया था। वो मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ तो मैंने सबसे पहले उसके पाँव की तरफ देखा था। उसके पाँव में गुरगाबी थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो फातिमा के घर जैसे एक बड़े घर के अंदर मुलाजमत कर रहा है। मेरी बात गौर से सुन अल्फे, मैंने दोस्ती के लहजे में कहा। मैंने तुझे शक में नहीं बुलाया, तेरे खिलाफ शहादत मिली है। अगर तू सुबह तक माल बरामद करा दे तो मैं तेरी बचत की सूरत पैदा कर सकता हूँ। कौन सा माल? उसने हैरान होकर पूछा। फातिमा के घर का माल, मैंने कहा। नकब तूने लगाई है ना? वो बेचैन हो गया, इधर उधर देखने लगा। कुछ कहने लगा तो ज़बान साथ न दे रही थी। सरकार, उसने आखिर कहा, आपके सिपाही ने जो मुझको बुलाने गया था बताया कि इस गांव में एक और नकब लगी है। आप मेरे मालिकों से पूछे कि कल रात में कहाँ था। उसने अपने मालिक का नाम लेकर कहा कि मैं सारी रात उनके कमरे में गुजार चुका हूँ। उनको तकलीफ थी। आधी रात तक तो मैं उनका सर और टांगें दबाता रहा। फिर उनके कहने पर मैं वहीं फर्श पर बिस्तर बिछाकर सो गया। सुबह तक 2 बार उन्होंने जगाया। चलो मान लिया, मैंने कहा। अपने इस दोस्त की निशानदेही करो जिससे तुमने ये वारदात कराई है। उसने साफ इनकार किया। कहता था कि नकब लगाने वाला उसका कोई दोस्त नहीं। मैंने उस पर सवालों के तीर बरसाने शुरू कर दिए, उसको डराया, धमकाया और लालच भी दिए, लेकिन वो
मुसलसल इनकार करता रहा। मैंने फातिमा के साथ उसके ताल्लुक़ की बाबत बहुत से सवाल किए थे। उसने इस ताल्लुक़ से इनकार नहीं किया। अगर आपको ये शक है कि फातिमा के बाप और बड़े भाई ने मेरी जो पिटाई की थी मैंने उसका इंतकाम लिया है तो ये गलत है। उसने कहा, उन्होंने मुझको बेगुनाह तो नहीं मारा था, मैं कसूरवार था। और आपने ये शक भी किया है कि फातिमा मेरे साथ घर से भागने के लिए तैयार थी और वो अपना जेवर और रकम भी साथ लाना चाहती थी, और मैंने जेवर और रकम लेने के वास्ते नकब लगाई है। सरकार, पहली बात तो यह है कि वो मेरे साथ शादी तो नहीं करना चाहती थी। उसको मेरी जितनी ज़रूरत थी बस उसने मेरे साथ उतना ही ताल्लुक़ रखा। अगर मैंने इंतकाम लेना होता तो फ़ौरन ले लेता और ये नकबजनी की डकैती की वारदात ना होती बल्कि यह कत्ल की वारदात होती। सुबह हो गई लेकिन इस शख्स ने जुर्म का इकबाल न किया। उसने मेरे बहुत सारे शक रफ़े कर दिए थे लेकिन मैंने उसके बाज़ जवाबों की तस्दीक करानी थी। सुबह खोजी ने उसका खुरा देखकर मुझको मायूस कर दिया। यह मौका वारदात वाले खुरे से ज़रा मुख्तलिफ था। इसके बावजूद उसको मैं छोड़ नहीं सकता था। मैंने ये मालूम कराना था कि जुराइम पेशा लोगों के साथ उसके ताल्लुकात हैं कि नहीं, और ऐसी ही चंद और बातें भी। मैंने उसको थाने में पाबंद रखा और मुश्ताक को बुलाया। वो वाकई बेवकूफ़ आदमी था। कुछ पता नहीं चला? उसने मुझसे पूछा और कहने लगा, मुलजिम पकड़ा जाए तो इसको मेरे हवाले कर देना, उसको गिरफ्तार ना करना। मैं उसको कत्ल नहीं करूँगा, उसकी टांगें तोड़कर उसको अपाहिज बना दूँगा। वो मेरी फातिमा का जेवर और कपड़े हजम नहीं कर सकेगा। तुमने उसका रिश्ता अपने हाथ से जाने क्यों दिया? मैंने पूछा। रिश्ता किसी और को क्यों दे दिया गया है? रिश्ता दिया गया है जनाब, उसने कहा। लड़की तो नहीं दे दी, उसने अपनी ज़बान से कह दिया है कि मेरे सिवा किसी और को कबूल नहीं करेगी।